हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अध्ययन केंद्र में। इस वीडियो के माध्यम से हम महेश कुमार वर्धमान की जो साइंस की पुस्तक है उसमें हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसका ये एक्सरसाइज 8वां है 8। एक्सरसाइज का नाम है उष्मा, ताप एवं उष्मा गतिकी, मीन्स हीट, टेम्परेचर एंड थर्मोडायनामिक्स। तो इसका पहला प्रश्न है कि इन कथनों पर विचार करना है। तो क्या है? उष्मा इंजन एक उपकरण है जिसके द्वारा उष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। बिल्कुल सही है ये। फिर है उच्च तापमान पर उष्मा का स्रोत उष्मा इंजन में अनिवार्य रूप से होता है तथा इसके पिस्टन तथा सिंक निम्न ताप पर रहता है। ये भी बिल्कुल सही है। फिर से पढ़ता हूँ। उच्च तापमान पर उष्मा का स्रोत उष्मा इंजन में अनिवार्य रूप से होता है तथा इसके पिस्टन और सिंक निम्न ताप पर रहते हैं। सही है। फिर है डीजल इंजन में ईंधन की वाष्प तथा वायु का मिश्रण कार्य करने में प्रयुक्त होता है। ये भी सही है। फिर है पेट्रोल इंजन की क्षमता डीजल क्षमता से अधिक होती है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप देखे होंगे तो डीजल इंजन ट्रक में होता है, बस में होता है, पेट्रोल इंजन छोटे कार में होती है, तो इसलिए डीजल इंजन का क्षमता अधिक होता है। तो ये हमारा गलत है और ये तीनों क्या है? सही है। जैसा कि देख रहे हो, आंसर हमारा सी है। नेक्स्ट है हमारा सुमेलित करना है। तो समतापमापी पराक्रम में क्या होता है? ताप सदैव समान होता है, मीन्स नियत रहता है। फिर रुद्धोष्म पराक्रम में क्या होता है? उष्मा सदैव नियत होता है। ताप और उष्मा में अंतर है, उम्मीद करते हैं आपको पता होगा। रुद्धोष्म पराक्रम में क्या होता है? उष्मा सदैव नियत रहता है। फिर समदाबीय पराक्रम में क्या होता है? इसमें दाब सदैव नियत रहेगा। और सम आयतनिक पराक्रम में क्या होगा? आयतन सदैव नियत रहेगा। आंसर हमारा यहाँ पे बी सही था। नेक्स्ट है यहाँ पे सुमेलित करना है। तो संवहन को हम किस में मिलाएंगे? संवहन हो जाएगा उष्मा का रूपांतरण के कारण उष्मीय पदार्थ की वास्तविक गति होती है। संवहन में उष्मा रूपांतरण के कारण उष्मीय पदार्थों में वास्तविक गति होती है, याद रखोगे इसको। नेक्स्ट है विकिरण। विकिरण में क्या होता है? उष्मा विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में निकलती है। विकिरण में उष्मा जो होता है विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में निकलता है। चालक में क्या होता है? ये उष्मा रूपांतरण के कारण अणुओं में संघटक होता है। और फिर उष्मा संरचन में उष्मा के संचरण वस्तु के एक भाग से दूसरे भाग में होता है। फिर से पढ़ देता हूँ। संवहन में उष्मा रूपांतरण के कारण उष्मीय पदार्थ में वास्तविक गति होती है। विकिरण में क्या होता है? उष्मा विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में निकलती है। चालक में उष्मा रूपांतरण के कारण अणुओं में संघटक होता है। और फिर उष्मा संचरण में उष्मा के संचरण वस्तु या संचरण से बढ़ रहा हूं वस्तु में एक भाग से दूसरे भाग में होता है। सुमेलित करना है हमने। तो देखो इसमें दिया गया है उष्मा गतिकी उष्मा गतिकी का शून्यांक नियम क्या होता है? ताप की संकल्पना प्रदान करता है। तो एक का यही सही है। उष्मा गतिकी का प्रथम नियम क्या होता है? आंतरिक ऊर्जा को परिभाषित करता है। उष्मा गतिकी का प्रथम नियम आंतरिक गतिकी को परिभाषित करता है। उष्मा गतिकी का द्वितीय नियम जो होता है वो होता है इंजन की क्षमता सदैव इकाई से कम होती है। इंजन की क्षमता सदैव इकाई से कम होती है। पूर्ण चक्र में परिवर्तन क्या होता है? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे कुछ इस प्रकार था। नेक्स्ट है वस्तु का ताप दर्शाता है। किसमें? वस्तु के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा से। हमने पढ़ा है कि वस्तु को जब गर्म किया जाता है तो उसके अंदर की जो अणु की होती है गतिज ऊर्जा वो बढ़ जाती है, ठीक ना। तो वस्तु का ताप क्या दर्शाएगा? अणुओं की औसत गति। आंसर होगा ए। नेक्स्ट है हमारा इनमें से कथनों पे विचार करना है। रेफ्रिजरेटर गर्म वस्तुओं से उष्मा लेकर ठंडी वस्तु को देता है, ऐसा नहीं है। वो क्या करता है? सबको ठंडा ही करता है। फिर उष्मीय पंप, ये हमारा गलत हो गया। उष्मीय पंप ठंडी वस्तुओं से उष्मा लेकर गर्म वस्तुओं को देता है, ये भी गलत है। उष्मा का एसआई इकाई कैलोरी होती है, नहीं, ये ऊर्जा की होती है, गलत हो गया। 1 जूल 4.2 कैलोरी होता है, तो ये क्या है? सही है। 4 मेरा सही है। बट ऑप्शन में देखें तो कहीं पे 4 नहीं दिया गया है, इसीलिए क्या किया गया है? इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा 1 जूल 4.2 कैलोरी। लेकिन आपसे ऐसा नहीं पूछा जाता है, पूछा जाता है 1 जूल इक्वल टू कितना किलो कैलोरी। तो 4.2 मल्टीपल 10 पे पावर 3 किलो कैलोरी, ठीक ना। याद रखोगे इसको। यहाँ पे कभी कभी आपको 4.18 एग्जैक्ट वैल्यू होता है पर 2 लिखा रहता है, इसको याद रखोगे। नेक्स्ट है हमारा
ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है? यह ऊर्जा के संरक्षण के नियम से, ऊर्जा के संरक्षण के नियम से ये कहा गया है कि ऊर्जा को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो, ना ही उसको आप बर्बाद कर सकते हो। नेक्स्ट है, दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है किस पे? उनके अपने अपने तापमान पे, उनके अपने अपने तापमान पे ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस में संवहन होता है? तो द्रव से अगर गैस में होगा तो संवहन होगा। आंसर क्या होगा? बी। फिर है, एक सफेद तथा चिकनी सतह है, खराब अवशोषक, मीन सफेद अगर रहेगा और चिकनी रहेगा तो क्या होगा? खराब अवशोषक होगा तथा उष्मा का अच्छा परावर्तक होगा, मीन्स वो रिफ्लेक्ट अच्छे से करेगा। नेक्स्ट है, रेल की पटरियों को जोड़े के बीच में थोड़ी जगह छोड़ दी जाती है, ऐसा क्यों? क्योंकि गर्मी के समय में क्या होता है, मौसमी तापमान परिवर्तन के कारण पटरियों को विकृत होने से बचाने के लिए गर्मी में क्या होता है, वो थोड़ा फैलता है। अगर वो सटा के रख दिया जाएगा तो क्या होगा, कुछ इस प्रकार बन जाएगा, ठीक है ना, और ट्रेन का एक्सीडेंट होने का चांस बनेगा, इसीलिए उसको हटा के रखा जाता है। फिर है, किस निकाय का विशिष्ट ऊष्मा क्षमता निर्भर करता है किस पे? निकाय के पदार्थ पे, निकाय के पदार्थ पे विशिष्ट ऊष्मीय क्षमता डिपेंड करता है। नेक्स्ट है हमारा एल्यूमिनियम, तांबा, चमकदार स्टील की ऊष्मा चालकता को बढ़ता हुआ क्रम लिखें। तो सबसे अधिक तांबा, फिर एल्यूमिनियम और फिर चमकदार स्टील। सबसे कम क्या है? चमकदार स्टील, सबसे अधिक तांबा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब कोई गैस निम्न दाब वाले क्षेत्र में फैलता है तो इसका तापमान क्या होता है? घट जाएगा, घट जाएगा। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है क्योंकि वह अवशोषित करता है, क्या कर लेता है? सौर विकिरण का अवरक्त भाग, इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। क्या अवशोषित करता है वो? सौर विकिरण का अवरक्त भाग। नेक्स्ट है, गैस तापमापी द्रव तापमापी से अधिक संवेदनशील होता है क्योंकि गैस क्या होता है? द्रव से अधिक फैलता है, गैस द्रव से अधिक फैलता है। निम्न में से सबसे अधिक ऊष्मीय क्षमता वाला है, क्या होता है सबसे अधिक? जल, जल। फिर है, पहाड़ी इलाकों में ठंडी रातों में, हर एक जगह ठंडी रातों में पर पहाड़ी इलाकों में अधिक होता है, पाइपें अक्सर फट जाती है। क्यों फट जाती है? क्योंकि ठंडी के टाइम में या पानी को जब आप ठंडा करते हो या बर्फ बनाते हो तो उसका जो आयतन होता है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण वो फट जाता है। तो क्या होता है? पाइप में उपस्थित जल जमता है और जमने पर जल प्रसारित होता है, जिसके कारण पाइप फट जाता है। आंसर क्या होगा? बी। फिर है, किसी गर्म दिन में हम पेड़ के नीचे ठंडा महसूस करते हैं जबकि टीन की चार के नीचे ऐसा नहीं। ऐसा क्यों फील करते हैं? क्योंकि पत्ते क्या करते हैं? पानी छोड़ते हैं जो कि वाष्प बनकर कुछ ऊष्मा को सोख लेता है और हमको थोड़ा ठंडी फील होता है। जबकि टीन क्या करता है? वो हीट को फिर रिफ्लेक्ट करता है और गर्म रहता है वो, जिसके कारण टीन अधिक मीन्स वहाँ पे अधिक गर्म लगता है। अब है, अगर बर्फ के दो टुकड़ों को परस्पर दबाया जाए तो टुकड़े परस्पर चिपक जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो, मेनली सब सोचता है कि अगर दो टुकड़ों को बर्फ में सटाएंगे तो क्या होगा? गलनांक बढ़ जाएगा, पर होता नहीं है ऐसा। गलनांक क्या होता है? घट जाता है। बहुत कंफ्यूजिंग प्रश्न है ये, उसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। आंसर क्या होगा? दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। आंसर हमारा होगा ए। इसीलिए पहाड़ी इलाकों में या बर्फ पे स्केटरिंग किया जाता है, तो इंपॉर्टेंट है। ये था हमारा लास्ट प्रश्न इस एक्सरसाइज का। 20 प्रश्न थे, वो मैंने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कीजिए, पर कारण जरूर बताइए ताकि हम वीडियो को और इंप्रूव कर सकें। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।